नमस्कार, एक बार फिर से सभी को। मैं राकेश नागर एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रीवियस ईयर जो पेपर सॉल्यूशन जो चल रहा है हम लोगों का, उसमें हम लोग 23/5/2023 के पेपर के बारे में बात करने वाले हैं जो थर्ड शिफ्ट में हुआ था, है ना। चलिए, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं जो हम लोगों का जो क्वेश्चन आने वाला है ना। सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोगों को आने वाला है, देखेंगे सभी लोग ध्यान से, है ना। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन आने वाला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, है ना। पहले हम लोगों को क्या दिया है ना। सबसे पहले हम लोगों को क्या दिया है, एसआरपी दिया है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, ठीक है। सभी एलिमेंट के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोगों को दिया गया है, और यदि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोला गया है तो वो अंडरस्टूड रहेगा कि वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही है, एसआरपी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला गया है कि अरेंज दिस फॉलोइंग मेटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर, ठीक है। सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि एसआरपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, अपचायक गुण या अपचायक जो शक्ति होती है, या रिड्यूसिंग पावर जिसको हम लोग बोलते हैं, रिड्यूसिंग पावर होने वाली है, ठीक है। देखो ध्यान से, ये सूत्र अपने पास होता है बिल्कुल, ठीक है। जिसका एसआरपी ज्यादा होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बोलो यहां पर एसआरपी का ऑर्डर यदि लिखा जाए, यदि एसआरपी का ऑर्डर लिखा जाए तो सबसे ज्यादा एसआरपी किसका होने वाला है, तो देखेंगे ध्यान से, सबसे ज्यादा एसआरपी, अच्छा जितना ज्यादा माइनस में होगा वैल्यू उतनी ही क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। तो देखो ध्यान से, सबसे ज्यादा होने वाला है सिल्वर का, ठीक है। सबसे ज्यादा क्या होगा, सिल्वर होने वाला है। तो बोलो सबसे ज्यादा सिल्वर हो गया एसआरपी के अंदर। सिल्वर मतलब फिर हम लोग बाद में ऑप्शन मतलब बी लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। बी लिख देंगे, ठीक है। अभी मैं एलिमेंट को अरेंज कर रहा हूं, उसके बाद जो है अपन ऑप्शन रख देंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, सबसे ज्यादा सिल्वर होने वाला है। सिल्वर के बाद यदि अपन देखें तो कौन आने वाला है, कॉपर आने वाला है। और कॉपर के बाद जो है, ध्यान से देखेंगे सभी, कॉपर के बाद जो है, देखो ध्यान से, ये माइनस में 0.25 है और ये माइनस में 2.93 है, ठीक है। और ये माइनस में 3.05 है, ठीक है। तो बोलो ये प्लस में, अब उसके बाद कौन आने वाला है, निकल। निकल के बाद जो आने वाला है वो है पोटेशियम, और पोटेशियम के बाद आएगा लिथियम, ठीक है। तो बोलो सिल्वर कहां पे है, सिल्वर है बी पर। कॉपर कहां पे, बोलो कॉपर जो है वो सी पे होने वाला है। और निकल जो है, निकल किस पे होने वाला है, डी पर। और उसके बाद पोटेशियम जो है वो किस पे होने वाला है, ए पर। और लिथियम बोलो वो किस पे होने वाला है, ई पर, ठीक है। अब यदि एसआरपी का ऑर्डर ये है तो रिड्यूसिंग पावर मतलब अपचायक शक्ति का जो ऑर्डर होने वाला है, जस्ट इसका उल्टा होने वाला है। तो ई सबसे ज्यादा होने वाला है। तो बोलो ई सबसे ज्यादा, तो बोलो ई सबसे ज्यादा कहां दिख रहा है, ई यहां दिख रहा है और यहां दिख रहा है, मतलब ये दो ऑप्शन खत्म हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद बोलो ए आएगा। तो बोलो ए कहां पे आ रहा है, बोलो ए यहां आ रहा है, फिर डी आएगा, फिर सी आएगा, और फिर क्या आने वाला है, बी। बोलो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेस पे हम लोगों ने ये ऑर्डर निकाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि अपन चले तो द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल आयरन, है ना, मेटलर्जी का क्वेश्चन होने वाला है। और सबसे प्योर फॉर्म जो है आयरन का, बिल्कुल याद करने वाला क्वेश्चन है, कौन सा होने वाला है, रोट आयरन होने वाला है। ब्लास्ट फर्नेस से हम लोगों ने कास्ट आयरन निकाला था, उससे फिर रोट आयरन निकाला था, है ना। पिग आयरन हम लोगों ने वहां से निकाला था, ठीक है। उसको मैंने कन्वर्ट किया था कास्ट में, फिर रोट आयरन बनाया था, यदि थोड़ी बहुत प्रोसेस याद हो तो, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि अपन चले, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आर बेसिक इन नेचर, है ना, एंड देयर बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन इज ऑफ availability of lone pair of electron on nitrogen atom. For the following nitrogen containing compound, what will be the correct order of basicity? बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है, ठीक है। किसका ऑर्डर बताना है, बेसिसिटी का ऑर्डर हम लोगों को बताना है कि कौन जल्दी से लोन पेयर डोनेट करेगा। तो हमको पता है कि जो लोन पेयर जितना ज्यादा एक पोजीशन पे अवेलेबल रहेगा, है ना, यदि वो डीलोकलाइज नहीं है, यदि एक ही पोजीशन में बैठा हुआ है तो वो जल्दी से क्या हो जाएगा, डोनेट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले जो है, सबसे पहले कौन सा डोनेट होने वाला है देखेंगे ध्यान से। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले जो है यदि मैं बात करूं कि यहाँ का लोन पेयर बिना डीलोकलाइज होने वाला है ना, मतलब लोकलाइज्ड है एक जगह, मतलब डीलोकलाइज्ड नहीं है, है ना, एक ही जगह बैठा हुआ है, ठीक है। और ये भी कैसा है, डीलोकलाइज्ड, ठीक है। अब बोलो ये कौन सा है, 1 डिग्री, और ये कौन सा है, बोलो 2 डिग्री। तो यहाँ पे कौन सा ज्यादा बेसिक होता है, 2 डिग्री वाला, है ना, हम लोगों ने पढ़ा है 2 डिग्री वाला, मतलब ए सबसे ज्यादा बेसिक होने वाला है। तो ए बोलो यहाँ भी आ रहा है और ए बोलो यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद बोलो कौन सा आने वाला है, डी। बोलो यहाँ पे कौन सा आएगा, डी। तो बोलो डी मतलब यहाँ आ रहा है और डी यहाँ नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है ध्यान देंगे सभी, उसके बाद बोलो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन हो रहा है ना, और यहाँ पे ये एरोमेटिक होने वाला है ना, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, इसमें भी डीलोकलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है
है ना, और यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन ये वाला जो लोन पेयर है ना ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब सबसे पहले ए, उसके बाद बोलो डी, उसके बाद कौन आएगा, बी आएगा, उसके बाद बोलो क्या आएगा, बी, और लास्ट में कौन आएगा, ई। लेकिन ये इसके अंदर भी रेजोनेंस है, और रेजोनेंस के साथ में ये कंपाउंड कैसा होने वाला है, एरोमेटिक, और एरोमेटिक कंपाउंड मोस्ट स्टेबल होता है, मतलब ये लोन पेयर डोनेट नहीं होगा, कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, और इसके कारण कहीं ना कहीं कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक, तो ये डोनेट नहीं होने वाला है। मतलब आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि अपन चले, अगला जो क्वेश्चन आने वाला है वो है एन एलिमेंट वाई हैज अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है, स्ट्रक्चर विद अ सेल एज ऑफ 144 pm, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट 3.6 ग्राम सेंटीमीटर, है ना, पर सेंटीमीटर क्यूब। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 720 ग्राम ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। एटम पूछे गए हैं तो हमको पता है कि मोल हमको निकालने पड़ेंगे, है ना। 720 ग्राम एलिमेंट के अंदर जो है हमको क्या निकालना है, एटम निकालना है। तो एटम निकालने का फॉर्मूला अपने को पता ही है ना। सबसे पहले अपन मॉलिक्यूल मतलब पार्टिकल निकालते हैं। यहाँ एटम और मॉलिक्यूल एक ही बात होगी, क्योंकि एलिमेंट है तो सिंगल एटम मतलब मेटल के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, जिसकी एटोमिसिटी क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। मतलब मॉलिक्यूल पूछा जाए या एटम पूछा जाए, यहाँ एक ही बात होने वाली, ठीक है। तो सबसे पहले जो है डेंसिटी अपने को दी है, क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका समझेंगे। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, ZM, और ये बोलो Na होने वाला है एवोगैड्रो नंबर, और ये बोलो A क्यूब हो जाएगा, ठीक है। बोलो BCC अपने को दिया गया है, तो BCC के लिए Z कितना होने वाला है, तो हम बोलेंगे Z कितना, अच्छा डेंसिटी अपने को दी, मैं डेंसिटी की जगह डेंसिटी पुट कर देता हूं, है ना, डायरेक्ट एक स्टेप अपन बीच में खत्म करते हैं, ठीक है। डेंसिटी कितनी दी है, 3.6, और बोलो कितना दिया है, ध्यान देंगे सभी, हाँ, बोलो इक्वल, और बोलो ये कितना, Z कितना हो जाएगा 2, और M तो अपने को निकालना है, क्योंकि जब मोलर मास आएगा तभी हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जिससे क्या आएगा, मोल, और मोल से क्या निकाल लेंगे, एटम निकाल लेंगे, ठीक है। फिर बोलो एवोगैड्रो नंबर मतलब 6 × 10 की पावर क्या आने वाला है, 23, और यहाँ किस में रखा जाएगा, यहाँ किस में रखा जाएगा, मीटर में। जब मीटर में रखेंगे तो बोलो इसको कन्वर्ट करने का तरीका मुझे पता है कि 144 पिकोमीटर दिया गया है, बोलो पिकोमीटर दिया गया है ना। अच्छा सेंटीमीटर में ऑप्शन दिए होंगे अपने को, है ना, सेंटीमीटर में, ठीक है, सॉरी सेंटीमीटर में रखेंगे ना, देखो ध्यान से, सेंटीमीटर में ना, पिकोमीटर को पर किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो बोलो 144 तो पहले मीटर में कन्वर्ट करो, तो पिको मतलब 10 की पावर -12, और ये क्या हो गया, बोलो मीटर। अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 144 इंटू बोलो 10 की पावर -12, यहां लगाए सेंटीमीटर, नीचे भी लगाएंगे सेंटीमीटर। सेंटी का मतलब होता है 10 की पावर बोलो -2, क्योंकि नीचे वाला सेंटी हमने किसी काम का नहीं है, तो ये जब कैंसिल आउट होगा तो 144 इंटू बोलो 10 की पावर क्या आएगा, -10 आएगा, ठीक है। चलिए अब यहां से यदि अपन आगे बढ़े तो डेंसिटी 3.6 है ना, 3.6 इक्वल करेंगे, चलो, है ना, 2 इंटू बोलो M आने वाला है, इसके बाद बोलो 6, है ना, उसके बाद बोलो 6 इंटू, है ना, यहाँ मैं वैल्यू पुट करूंगा अभी, है ना, यहाँ पे वैल्यू भी पुट करने वाले अपन, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं A क्यूब भी लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ अभी, A क्यूब रख रहा हूँ, ठीक है। 6 इंटू बोलो 10 की पावर बोलो 23, है ना, 23 आने वाला है, और A क्यूब, है ना, तो इसको 3 बार लिखेंगे, बोलो, तो बोलो 144 इंटू बोलो 144 इंटू बोलो 144, और बोलो 10 की पावर क्या हो जाएगा, -30, ठीक है, क्योंकि 10 की पावर -10 3 बार आएगा, ठीक है। जब यहां से M निकाला जाएगा तो मैं सीधा वैल्यू पुट कर रहा हूं, M जो आएगा वो कितना आएगा, 3.2 मोलर मास आएगा, वो कितना आएगा, 3.2 मोलर मास आने वाला है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जब यहां पर ध्यान से देखेंगे सभी लोग, ठीक है, जब यहां पर ध्यान से देखेंगे, जब यहां पर मैं मोल निकालूंगा तो मोल कितना आने वाला है, तो बोलो 720, है ना, 720 डिवाइड में कितना आएगा, 3.2 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, 3.2 आ जाएगा, ठीक है। ये मोल आया है, ठीक है। अब मोल से मुझे क्या निकालना है, पार्टिकल निकालना है, तो 720 है ना, 3.2, और ये मोल में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इंटू 10 की पावर बोलो 23 का, ठीक है। 6 इंटू 10 की पावर 23 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर जो आने वाला है वो आंसर कितना आएगा, बोलो, आंसर जो आने वाला है 13.42 इंटू 10 की पावर 25 हम लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो बिल्कुल इस तरीके से अपने को क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि अपन चले, व्हाट विल बी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ हाइलाइटेड कार्बन इन द गिवन हेलोइडिन, ठीक है, बिल्कुल डबल बॉन्डेड कार्बन है, बिल्कुल sp2 हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन आया था, बोलो डबल बॉन्डेड कार्बन है, बिल्कुल sp2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास, देखो
व्हाट डज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है ना, रिडक्शन पोटेंशियल, वही स्टैंडर्ड एसआरपी दिया है, जो किसमें बोलो नेगेटिव में, है ना। तो बिल्कुल ये बात तो अपने को याद होगी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम लोगों ने पढ़ी है ना। तो उसमें हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के ऊपर वाली वैल्यू जो है वो नेगेटिव में वैल्यू रखती है एसआरपी, है ना। एसआरपी जो है वो कैसा होता है, नेगेटिव, और नीचे वाला कैसा होता है, पॉजिटिव, है ना। अब देखो ध्यान से, रेडॉक्स कपल इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, ऊपर वाला बिल्कुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है और नीचे वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। क्योंकि अपने को पता है कि ऊपर वाला एनोड होता है और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। और नीचे वाला क्या होता है, कैथोड होता है। यदि अपन ऐसे दो में कंपेयर करें तो कैथोड होता है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो देखो रिडॉक्स कपल है ना, मतलब हाइड्रोजन के साथ उसका अपन क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, जिसकी भी वैल्यू अपने को नेगेटिव दी गई है, ठीक है। रिडॉक्स कपल इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन कपल H+H2। बिल्कुल ये बात एकदम क्या होने वाली है, करेक्ट होने वाली है, एकदम सही होने वाली है, ठीक है। क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, किससे, हाइड्रोजन से, जिसकी वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। मतलब पहला ही ऑप्शन अपना क्या होने वाला था, आंसर होने वाला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यदि अपन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज प्रोड्यूस्ड अंडर द कंडीशन ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के टाइम पर कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, तो वो होता है एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है, जो स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस इन द लीवर ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन का टूटना, लाइसिस मतलब होता है टूटना, ब्रेक होना, ठीक है। तो जो ग्लाइकोजन को ब्रेक करता है ना, ग्लाइकोजन को क्या करता है, ब्रेक करता है, और किसमें कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में। ये ग्लूकोज अपने को क्या देता है, एनर्जी देता है, क्या देता है, एनर्जी देता है। जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में जाता है तो इंसुलिन हार्मोन काम करता है, और जब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में जाता है तो एड्रेनलिन हार्मोन काम आने वाला है। बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, है ना, बिल्कुल ये मेटलर्जी का क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। और क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन में समझो पहले, जॉन रिफाइनिंग मेथड जो है, जिससे किस तरीके से मेटल का प्यूरिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन देखो ध्यान से ना, ऑप्शन इधर दिए गए हैं ना, इधर अपने को स्टेप दी गई है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या किया जाता है, जो भी इम्प्योर मेटल है, उस इम्प्योर मेटल को इस तरीके से हम लोग, एक जो हीटर होता है ना, हीटर जो होता है, उस हीटर के अंदर अपन क्या करते हैं, पास करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हीटर के अंदर इसको अपन क्या करते हैं, ऐसे पास करते हैं, ठीक है। इस पूरे मेटल के अंदर इंप्यूरिटी भी है ना, और जो इंप्यूरिटी है वो कहीं ना कहीं सोल्यूबल जो पार्ट होता है उसके अंदर, जो मोल्टन जो स्टेट आती है ना, जो मेटल होती है, जो मेटल धीरे धीरे क्या होती जाती है, मेल्ट होती जाती है, उसके अंदर वो इंप्यूरिटी क्या हो जाती है, सोल्यूबल हो जाती है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, हीटर लगाया, हीटर मैंने इस तरीके से लगा दिया, चलो, है ना। हीटर में तुमको लगा के बताता हूँ एक बार पहले, है ना। इस तरीके से मैंने एक हीटर लगाया, है ना, ये हीटर लगाया, ठीक है। अब जैसे मेटल को मैंने हीटर के अंदर पास किया, ठीक है, तो ये मेटल यहां से क्या हो जाती है, पिघल जाती है। अब पिघलने के बाद जितनी भी इंप्यूरिटी है, वो इंप्यूरिटी क्या हो जाती है, उसके अंदर पूरी तरीके से क्या हो जाती है, सोल्यूबल हो जाती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको इसके अंदर पास किया, तो यहाँ जितनी भी इंप्यूरिटी थी, ठीक है, ये मेटल जब पिघली होगी तो पिघलने के बाद वो इंप्यूरिटी जो है कहाँ आ जाती है, इस मोल्टन वाले जोन में, है ना, मोल्टन जोन में इंप्यूरिटी आ जाती है साइड में ना। मतलब धीरे धीरे अपन इसको पास करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये मेटल की जितनी भी इंप्यूरिटी है वो कहाँ आ जाती है, मोल्टन जोन के अंदर, ठीक है। इसको बोलते हैं मोल्टन जोन, ठीक है। तो ये वाली मेटल है ना, इतना इतना जो मेटल का पोर्शन है, ये कैसा हो गया, प्योर, ये कैसा हो गया, प्योर। और अभी ये मेटल कैसी है, इम्प्योर। अभी ये मेटल कैसी है, इम्प्योर। जैसे जैसे मैं इसको आगे पास करूंगा तो सारी इंप्योरिटी पिघलती जाएगी, और वो सारी इंप्योरिटी किसके अंदर आ जाएगी, इस मोल्टन जोन के अंदर। एक टाइम बाद ये मोल्टन जोन कहाँ आ जाएगा, है ना, बिल्कुल यहाँ आ जाएगा। इस एक तरीके से सारा मोल्टन जोन यहाँ आ जाएगा, और सारी इंप्योरिटी भी कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। और लास्ट में इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे, जिससे इतनी मेटल तो क्या हो गई, प्योर, और इतनी मेटल जो इम्प्योर थी, सारी इंप्योरिटी यहाँ आ चुकी है, इसको अपन क्या कर देंगे, साइड में कर देंगे, ठीक है। अब एक एक स्टेप को ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया बताओ, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक मोबाइल हीटर लिया। मोबाइल हीटर मतलब जो रिमूव होता है ना, या तो अपन मेटल को पास करेंगे या फिर हीटर को साथ साथ में लेके आएंगे, है ना। तो एक मोबाइल हीटर लिया, सराउंडिंग द रॉड ऑफ इम्प्योर मेटल इज फिक्स्ड एट इट्स वन एंड, है ना, वन एंड पे अपन ने इसको ले लिया, है ना, यहाँ पे इस जगह लिया था एक एंड पे, ठीक है। तो बिल्कुल सबसे पहली स्टेप क्या है, सी स्टेप। अब सी स्टेप में बोलो, ये सी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, मतलब ये दो ऑप्शन तो खत्म ही हो गया, है ना, दो ऑप्शन तो क्या हो गए, खत्म हो गए, ठीक है। और देखो अगली स्टेप में, अगली स्टेप में क्या हो रहा है, ठीक है। अगली स्टेप में देखो, है ना, अगली स्टेप में देखो क्या हो रहा है, द मोल्टन जोन मूव्स
along with the heater which is moved forward। ठीक है, अब देखो मोल्टन जोन जो है वो मोल्टन जोन क्या हो रहा है, उस हीटर के साथ साथ में क्या हो रहा है, साथ साथ में फॉरवर्ड हो रहा है ना, साथ साथ में चल रहा है, मतलब अगली स्टेप में क्या हो रहा है, ई हो रहा है ना, मतलब साथ साथ में जैसे जैसे हीटर आगे आ रहा है वैसे वैसे मोल्टन जोन साथ में शिफ्ट होता जा रहा है। ठीक है, तो बोलो अगली स्टेप क्या आएगी, ई। ई मतलब बोलो ई यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा, मतलब ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। ठीक है, अभी मैं और स्टेप तुमको पूरा क्लियर कर देता हूँ, है ना, भले ऑप्शन अपने पास आंसर आ गया है, लेकिन फिर भी अपन और समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखो बी पे क्या होगा, बी पॉइंट देखो, एज द हीटर मूव्स फॉरवर्ड द प्योर मेटल क्रिस्टलाइजेस आउट ऑफ द मेल्ट लेफ्ट बिहाइंड एंड द इम्प्योरिटीज पास टू नेक्स्ट जोन। ठीक है, जैसे जैसे अपन आगे फॉरवर्ड करेंगे तो मेटल जो प्योर मेटल है ये क्रिस्टलाइज होती जाएगी, मतलब वापस ठंडी होती जाएगी, है ना, जो क्या होती जाएगी, एकदम प्योर होती जाएगी, और इम्प्योरिटी जो है आगे नेक्स्ट जोन में शिफ्ट होती जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो ए आएगा, है ना, ए बोलो क्या बोल रहा है, इम्प्योरिटीज गेट कंसंट्रेटेड एट वन एंड। सारी इम्प्योरिटी जो है एक एंड पे क्या हो जाएगी, कंसंट्रेट हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी, और लास्ट में अपन क्या कर देंगे, उसको कट कर देंगे, लास्ट में द एंड इज कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, मतलब आंसर क्या होने वाला है, सी, जॉन रिफाइनिंग मेथड होने वाली है। और इसकी मैंने तुमको एक ट्रिक भी बताई थी, सिंगाजी जॉन, है ना, सिंगाजी जॉन, जॉन मतलब जॉन रिफाइनिंग मेथड, और इन मेटल का इसके अंदर प्यूरिफिकेशन किया जाता है। ठीक है क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन आया है। ठीक है, किस तरीके से रेट लिखी जाती है, रेट एक्सप्रेशन हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखो इसमें करेक्ट और इनकरेक्ट हमसे पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले बी आर दिया है और BrO3 दिया है ना, यहाँ माइनस माइनस लगा देंगे। ठीक है, चलो BR माइनस और BrO3 माइनस दिया है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यदि मैं इसके रेस्पेक्ट में लिखूंगा तो 1/5 आएगा। ठीक है, और डी, और ये बोलो BR माइनस, और ये बोलो क्या आ जाएगा, DT। ठीक है, उसके बाद बोलो BR3 तो अपने को दिया ही नहीं ऑप्शन में, तो उससे चलना नहीं है। ठीक है, H प्लस दिया तो H प्लस चल दो, चलो 1/6, है ना, और ये बोलो D, और ये H प्लस, और ये बोलो क्या हो जाएगा, DT। ठीक है, इन दोनों का रिलेशन चेक कर लो, चलो, है ना, इन दोनों का जब रिलेशन करेंगे दोनों को बराबर कर देंगे, तो ये 5 ऊपर जा सकता है इसके साथ में, है ना, तो 5/6, है ना, बोलो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो CH3 CH2 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 CH डबल बॉन्ड CH2, बिल्कुल मार्कोनिकोव लग जाएगा। ठीक है, बोलो मार्कोनिकोव क्या बोलता है कि हाइड्रोजन वहां जाएगा, है ना, देखो ध्यान से, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैसे होते हैं, ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो बोलो ये हाइड्रोजन तो कहाँ गया, यहाँ, और Br कहाँ गया, यहाँ, देखो मार्कोनिकोव सीधा सीधा लग रहा है क्योंकि अनसिमेट्रिकल एल्किन है ना, तो देखो आंसर क्या हो जाएगा, ये Br, बोलो आंसर क्या हो गया, सेकंड हो गया, सीधा सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, हाइड्रोजन वहां जाता है जहां उसके फैमिली के लोग ज्यादा होते हैं, उसके परिवार के लोग ज्यादा होते हैं, वहीं जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि अपन चले, ध्यान से देखेंगे अगला क्वेश्चन देखो, है ना, व्हाट अमाउंट ऑफ ब्रोमीन विल बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 6 ग्राम ऑफ फिनॉल इनटू 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ठीक है, देखो ध्यान से, सबसे पहले यदि मैं फिनॉल बनाता हूं तो बोलो यहां सब जगह हाइड्रोजन होने वाला है, ये बिल्कुल हाइड्रोजन होने वाला है, और यदि मैं रिएक्शन कराता हूं, है ना, ब्रोमीन के साथ में, तो ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनाना है। ठीक है, तो रिएक्शन को बैलेंस भी अपने को कर लेना है। ठीक है, ये बोलो यहाँ क्या लगा दिया, ब्रोमीन, है ना, ये बोलो क्या हो जाएगा, है ना, ये बोलो ब्रोमीन, और ये बोलो ब्रोमीन। ठीक है, ऐसे होने वाला है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि 6 ग्राम फिनॉल को 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल में बदलने के लिए ब्रोमीन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, बताओ, है ना, कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। देखो ध्यान से, सबसे पहले जो है इसका मोलिकुलर मास, इसमें मोल कंसेप्ट भी लगेगा, है ना, मोल कंसेप्ट लगने वाला है इसके अंदर। देखो सबसे पहले इसका मोलिकुलर मास निकालो। ठीक है, तो C6H5 और OH यही फिनॉल होने वाला है। बोलो जब इसका मोलिकुलर मास निकाला जाएगा तो 94 ग्राम आएगा। ठीक है, और ब्रोमीन, एक ब्रोमीन का मास कितना होता है, 80। टोटल कितने ब्रोमीन है, बोलो टोटल ब्रोमीन मेरे पास 6 है, तो 80 इंटू बोलो 6 ना, 480 ग्राम, है ना, इतना जो है अपने को पता है। ठीक है, मतलब इतना 94 ग्राम फिनॉल को यदि मुझे ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके ये बनाना है ना, तो मुझे कितना ब्रोमीन लगेगा, 480 ग्राम लगेगा। ठीक है, कितना लगेगा, 480 ग्राम लगेगा। ठीक है, अब मुझे पता है कि मुझे इतना फिनॉल नहीं लेना है, मुझे फिनॉल कितना लेना है, 6 ग्राम ही लेना है ना, तो मुझे पता है कि 94 ग्राम में कितना ब्रोमीन लग रहा है, बताओ, 480 ग्राम लग रहा है। बिल्कुल, ये तो रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, है ना, बैलेंस करके अपने को बताना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 ग्राम के अंदर बोलो कितना लगेगा, इतने में इतना तो इतने में कितना, तो बोलो 480 डिवाइड में 94,
और 6 ग्राम। ठीक है, बोलो इसको जब सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, ए, है ना। चाहो तो चेक कर लेना आराम से, आंसर बिल्कुल ए आने वाला है। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन है, देखो द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर, है ना, बिकॉज देखो टर्शियरी ब्यूटाइल एथिल ईथर की तैयारी के लिए निम्नलिखित प्रतिक्रिया उपयुक्त नहीं है। कौन सी अभिक्रिया इसके लिए उपयुक्त नहीं होगी। ठीक है, मतलब ये रिएक्शन कब पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, जब अपन सोडियम इथोक्साइड लेते ना, है ना, जब सोडियम इथोक्साइड हम लोगों ने ले जाना, तो उस केस में जो है क्या होने वाला है कि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, हम लोगों ने ऐसा बोला था कि यहाँ पे विलियमसन सिंथेसिस हम लोगों ने पढ़ा है, रोना और बोलो आरएक्स, और ये आरएक्स कैसा होना चाहिए, बोलो 1 डिग्री, है ना। ये आरएक्स कैसा होना चाहिए, 1 डिग्री, है ना। ये आरएक्स कैसा होना चाहिए, 1 डिग्री, तो ही क्या बनेगा, ईथर। यदि ये आरएक्स कैसा हो गया 3 डिग्री, तो उस केस में ये जो है, ये रोना इस 3 डिग्री को किस में कन्वर्ट करता है, एल्कीन में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है, एल्कीन में। मतलब यहाँ बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो जाता है, वो एल्कीन में कन्वर्ट करता है, जिसका रीजन है कि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, मतलब आंसर क्या आने वाला है, सी आने वाला है। आंसर क्या आने वाला है, सी आने वाला है। विलियमसन जो सिंथेसिस हम लोगों ने पढ़ा है, ईथर बनाने की मेथड है, बिल्कुल यही इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, चलिए देखो आइडेंटिफाई ए एंड बी रेस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, अपने को ए और बी पूछा है, ये बल्की बेस होने वाला है और ये नॉर्मल बेस होने वाला है। दो अपने केस पढ़े थे अलग अलग। ठीक है, बल्की बेस और नॉर्मल केस, है ना। तो बोलो, और ये हेलो एल्केन दिया है, बताओ। और बल्की बेस में कौन सा एल्कीन बनता है, बताओ यार, हाफ मेन एल्कीन, हाफ मेन एल्कीन बनता है। ठीक है, और इसमें कौन सा बनता है, बोलो सेटजेब, सेटजेब एल्कीन बनता है। ठीक है, तो सेटजेब एल्कीन वो है जो उसमें लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं डबल बॉन्डेड कार्बन पे। ठीक है, तो बोलो बीटा जो है, दो टाइप की बीटा है, एक बीटा ये है और एक बीटा ये है। ये और ये बीटा सेम है, बीटा 1 और ये बीटा कर देता हूं, चलो ये और ये बीटा सेम है। जब ये वाला बीटा जाएगा, ठीक है, जब ये वाला बीटा जाएगा तो बिल्कुल ये बनने वाला है ना। जब ये वाला बीटा 1 गया तो बिल्कुल ये बनने वाला है, और जब ये बीटा जाएगा तब ये बनेगा। ठीक है, तो बताओ इसमें हाफ मेन ये होगा, ठीक है, और ये सेटजेब होने वाला है। ये हाफ मेन होगा और ये बोलो सेटजेब होने वाला है। क्यों, बोलो यहाँ पे CH2 दिया है। ठीक है, ये CH2 तो है, ये क्या है, बोलो CH2 तो है। तो बोलो ये वाला एल्कीन कौन सा है, हाफ मेन। दो बनता है जिसमें एक हाफ मेन होगा और दूसरा क्या होगा, सेटजेब होगा। तो बोलो बल्की बेस में ये बनने वाला है और नॉर्मल में ये बनने वाला है। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, कोई ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, एस्पार्टम इज यूज्ड इन cold foods and soft drinks even though it is roughly 100 times as sweet as cane sugar and can pose a health hazard because एस्पार्टम का उपयोग ठंडे खाद्य पदार्थों और शीतल पेय में किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल बात सही है। भले ही यह गन्ने की चीनी से लगभग 100 गुना मीठा होता है और स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका रीजन क्या होने वाला है कि ये कुकिंग टेम्परेचर पे कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक है, इसका रीजन क्या होने वाला है, कुकिंग टेम्परेचर पे कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हीलियम एंड एलिमेंट X हैव आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2। ठीक है, देखो बिल्कुल बेरिलियम होने वाला है ना। ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4 होता है। बोलो 1s2 और ये बोलो 2s2, बिल्कुल H2, बोलो सी आंसर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है यार, बिल्कुल सिंपल सा बेसिक वाला क्वेश्चन है, बेसिक चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए और देखो अगला क्वेश्चन है ना, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 50 मिलीग्राम ऑफ H2SO4 इन 2 लीटर ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस विल बी। ठीक है, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब बोलो पाई, है ना, और इस तरीके से MRTI हम लोगों ने लिखा था। ठीक है, मरती, है ना, तो बोलो WB, ये बोलो MB। यदि मैं मोलारिटी को ओपन करूंगा तो बोलो, और यहाँ बोलो वॉल्यूम, है ना, और यदि वॉल्यूम किस में दिया हो, ML में, है ना। यदि अपने को लीटर में दिया है तो अभी लीटर में दिया तो लीटर में लेके चलते हैं, चलो वॉल्यूम, है ना। यदि लीटर में दिया है तो ऊपर 1000 लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद बोलो R, है ना, R बोलो 1/12, है ना। R क्या हो जाएगा, बोलो 1/12, और टेम्परेचर केल्विन में रखना है, बोलो कितना दिया है ना, 25, तो बोलो 298 केल्विन हो जाएगा, है ना।
298 क्या हो जाएगा बोलो, केल्विन हो जाएगा, ठीक है। 298 क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा, ठीक है। और क्वांटम फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि H2SO4 है ना। H2SO4 का जो वैलेंसी फैक्टर वो कितना हो जाएगा बोलो, 3 हो जाएगा, ठीक है। कितना होने वाला है, 3 होने वाला है, क्योंकि वो कितने आयंस देगा, स्ट्रॉन्ग है तो इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जितने आयंस देगा तो 2H+ और एक SO4 2-, ठीक है। चलो अब देखो, जब यहाँ अपन वैल्यू पुट करेंगे बताओ, तो वैल्यू पुट की तो बोलो कितना 50 है ना, और ग्राम में रखना है तो मिली मतलब 10 की पावर बोलो -3, ठीक है। क्या हो जाएगा, 10 की पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। बोलो इसका मोलिकुलर मास कितना आएगा, 98, मोलिकुलर मास कितना आने वाला है 98, ठीक है। और ये बोलो वॉल्यूम कितना दिया बताया 2, और ये बोलो 1/12 कर देंगे, और ये बोलो 298, और ये बोलो कितना आ जाएगा 3, है ना। इसको जब सोल्व करेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर अपने पास आ जाएगा, जो कितना आने वाला है, B आने वाला है, ठीक है। सोल्व कर लेंगे आराम से, है ना। आंसर क्या आने वाला है, B आने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आने वाला है, बताओ, अमलगम ऑफ मरकरी, है ना, अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, बिल्कुल लिक्विड सॉलिड होने वाला है ना, बिल्कुल लिक्विड सॉलिड का एग्जांपल है। सॉल्यूशन की जो टेबल अपन ने बनाई थी स्टार्टिंग में, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन में, उसकी टेबल में इसके एग्जांपल में ऐसा वैसे लिखा है, लिक्विड सॉलिड होने वाला है, ठीक है। क्या होगा, लिक्विड सॉलिड होने वाला है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल देते हैं, चलो। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। सल्फर मॉलिक्यूल एट रूम टेम्परेचर, बिल्कुल ऑक्टा एटॉमिक होता है, S8 होता है ये सल्फर, है ना, रूम टेम्परेचर पर इस फॉर्म में मिलता है। इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है ना, ऑक्सीजन फैमिली का क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। चलिए फिर आगे बात करते हैं, चलो। देखो पेंटेन 2 ऑन और पेंटेन 3 ऑन, है ना। देखो सबसे पहले इनको किस तरीके से डिस्टिंग्विश करेंगे अपन, ध्यान से देखो, है ना। पेंटेन मतलब 1 2 3 4 और ये बोलो 5, ठीक है। 2 ऑन मतलब 1 2 3 4 और ये बोलो 5। 2 ऑन मतलब बोलो 2 नंबर की पोजीशन पे ऑन, ठीक है। और एक और बनाता हूँ जो 3 ऑन वाला, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये बोलो 5, 3 ऑन बोलो। यहाँ बताओ चलो, है ना, ये वाला फॉर्मेट बोलो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, है ना, और ये वाला आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, मतलब आइडोफॉर्म से अपन क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, कुछ भी ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं, है ना। अरेंज द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिड स्ट्रेंथ, ठीक है। सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में यदि बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -I और ये बोलो +I होता है, ठीक है। ये इतनी बात तो अपने को पता ही है, एलिफेटिक के अंदर पढ़ा भी था, ठीक है। एक ऑर्डर मैंने ऐसा लिखाया था कि जो HCOOH फॉर्मिक एसिड होता है ना, ये बिल्कुल बेंजोइक एसिड इसके बाद आता है, बिल्कुल इसके बाद क्या आता है, बेंजोइक एसिड आता है, ठीक है। और उसके बाद जो जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड है वो आने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से अपन समझने की कोशिश करेंगे। सबसे ज्यादा मतलब ये फॉर्मिक एसिड नहीं दिया, इसका मतलब बेंजोइक एसिड सबसे ज्यादा होने वाला है, मतलब D यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। बिल्कुल इसके अलावा एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब सीधे सीधे अपने क्वेश्चन का आंसर आया है, बिल्कुल यदि थोड़ा बहुत भी ऑर्डर अपने को याद है तो बिल्कुल बेंजोइक एसिड सबसे ज्यादा एसिड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यदि अपन देखें तो फिर कौन सा आने वाला है, C, बिल्कुल ये -I शो करता है, फिनाइल ग्रुप -I शो करता है, इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है, और ये तो प्लस वाले शो करते हैं, तो बिल्कुल इसका प्लस कम होता है, इसका +I ज्यादा होता है, इसका +I कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन कॉपर और सिल्वर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कॉपर एक्ट एज, ठीक है। देखो ध्यान से, कॉपर और सिल्वर दिया है, बताओ कॉपर सिल्वर का एक जो है अपने को सेल बना के दिया है, तो जो ऊपर आता है इलेक्ट्रोकेमिकल चीज में वो एनोड होता है, जो नीचे आता है वो कैथोड होता है। बोलो तो यहाँ कॉपर किसका काम करेगा, एनोड का। कॉपर किसका काम करेगा, एनोड का, क्योंकि कॉपर ऊपर आता है और जो सिल्वर है वो कहाँ आता है, नीचे आता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखो, फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन जो है हम लोगों ने कहाँ देखा है, सॉलिड स्टेट के अंदर, है ना। ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन होने वाला है, ठोस अवस्था मतलब सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन होने वाला है। और हम लोगों ने जब सेमीकंडक्टर बनाया था सिलिकॉन जर्मेनियम वाला, तो ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट होने वाले हैं, जिसमें हम लोगों ने डोपिंग किया था, मतलब कुछ इंप्योरिटी ऐड की थी अपन ने, अशुद्धियां अपन ने मिलाई थी, ठीक है। तो ग्रुप 13 और ग्रुप 15, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने थे, 3, और यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे बोलो, 5, है ना।
कितनी थी बोलो 5, है ना, ऐसे देखा था हम लोगों ने। तो बोलो यहाँ पे जब ग्रुप 13 वाली इंप्योरिटी अपन मिलाएंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल मिल जाएंगे, लेकिन एक होल कैसा रहेगा, खाली रहेगा। ठीक है, एक होल जब खाली रहेगा तो बिल्कुल अपने को पता है कि जब एक होल खाली रहेगा तो यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, और यहाँ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है जिससे नेगेटिव मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है ना। तो पी टाइप बोला है मतलब एक होल खाली रहता है, मतलब आंसर जो आने वाला है वो क्या आने वाला है बोलो, आंसर जो आने वाला है वो क्या आएगा बोलो, सी आंसर आने वाला है। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आने वाला है ये बिल्कुल रिजेक्टेड क्वेश्चन है, बिल्कुल रिजेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है। ये क्वेश्चन क्या हो चुका था, रिजेक्ट हो चुका था, ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं थे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आने वाला है, अगला जो क्वेश्चन अपने पास आया है वो है थर्मल स्टेबिलिटी वाला। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी जो है, थर्मल स्टेबिलिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में समानुपाती होता है। बोलो बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बॉन्ड लेंथ के बोलो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बोलो यहां पर H2O H2S इस तरीके से ग्रुप में जमा लेंगे, H2O H2S H2AC H2TE और बोलो H2PO हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा इसकी है, सबसे कम बॉन्ड लेंथ इसकी होने वाली है। बंद लंबाई मतलब सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबल H2O। इस तरीके से थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर होने वाला है, मतलब सबसे ज्यादा H2O मतलब सबसे ज्यादा H2O कहाँ आ रहा है, C सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब C कहाँ कहाँ आ रहा है, B ऑप्शन में, और बोलो D ऑप्शन में, मतलब C और A खत्म हो जाएगा। फिर बोलो H2S, तो H2S कहाँ आ रहा है बोलो A ऑप्शन पे, तो बोलो A ऑप्शन कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, और यहाँ पे B आ रहा है, मतलब आंसर तो हो गया B, ये भी खत्म हो जाएगा। बोलो दो में अपना आंसर आ जाएगा। उसके बाद H2AC H2T और H2PO हो जाएगा। ठीक है, मतलब कुछ ऑप्शन को अपने को हटाना भी सीखना पड़ेगा, जिससे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। देखो स्टीफन रिएक्शन, बोलो स्टीफन का कैटालिस्ट अपने को वैसे ही पता है SnCl2, जो कंफर्म है उसको पकड़ो पहले। बोलो स्टीफन कहाँ पे दिख रहा है अपने को, ये बोलो स्टीफन यहाँ जिसमें CnCHO में कन्वर्ट होता है। बोलो A का क्या आएगा, थर्ड, तो A का थर्ड कहाँ कहाँ दिख रहा है, बोलो A का थर्ड देखो, तो A का थर्ड यहाँ भी आ रहा है, बोलो A का थर्ड यहाँ भी आ रहा है, मतलब बोलो C ऑप्शन और D ऑप्शन खत्म हो चुका है ना, A का थर्ड और A का थर्ड। ठीक है, उसके बाद बोलो क्लेमेंसन रिडक्शन, बोलो कार्बोनाइल कंपाउंड एल्केन में कन्वर्ट होता है, जिंक का अमलगम, बोलो क्लेमेंसन रिडक्शन। बोलो B का सेकंड यहाँ आ रहा है, B का सेकंड यहाँ भी आ रहा है, अभी भी कंफर्म नहीं हो पाया। वोल्फ-गिश्नर रिडक्शन, बोलो हाइड्रोजन आता है, बोलो इसमें भी कार्बोनाइल कंपाउंड एल्केन में कन्वर्ट होता है। बोलो तो ये बोलो क्या आने वाला है, C का 4, तो C का 4 यहाँ है, C का फर्स्ट आ गया, बोलो आंसर क्या हो जाएगा A, और ये खत्म हो जाएगा। बाकी तो अपने को पता ही है रोजरमून रिडक्शन के अंदर बोलो ये कैटलिस्ट होने वाला है। ठीक है, चलो यहां तक बात मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि अपन चले तो अगला जो क्वेश्चन आने वाला है, बोलो चिलेटिंग लिगेंड, है ना। चिलेट कौन बनाता है, तो जो चिलेटिंग लिगेंड होता है वही क्या बनाता है, किलेट। जो रिंग अपन ने बनाई थी, एक साइकिल बनाई थी, बोलो जो पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं वही क्या होते हैं, चिलेट बनाते हैं, बोलो वही चिलेटिंग लिगेंड होते हैं, पॉलीडेंटेड लिगेंड। तो बोलो पॉलीडेंटेड लिगेंड ही क्या होने वाले हैं, बोलो या वही क्या बनाते हैं, बोलो चिलेट बनाते हैं, है ना, वही क्या बनाते हैं, चिलेट। और पॉलीडेंटेड लिगेंड मतलब जिसकी डेंसिटी एक से ज्यादा, मतलब 2 या 2 से ज्यादा होने वाली है, बोलो ऑक्सिलेट, क्योंकि ये तो मोनोडेंटेड लिगेंड है। ऑक्सिलेट क्या होने वाला है, कहीं ना कहीं पॉलीडेंटेड लिगेंड होने वाला है जो चिलेट बना देगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि अपन चले तो N डाइमिथाइल इथेनामाइन, तो बोलो इसका स्ट्रक्चर देखो ध्यान से, N है ना, 2 बार N पर जो है डाइमिथाइल मतलब 2 मिथाइल ग्रुप आने वाले हैं, और इथेनामाइन मतलब PCC के अंदर कितने कार्बन होंगे, 2 कार्बन, क्योंकि इथेनामाइन बोला है। बोलो ये स्ट्रक्चर कहाँ दिख रहा है, तो ये स्ट्रक्चर अपने को थर्ड वाले में दिख रहा है। ठीक है, थर्ड वाले में दिख रहा है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि अपन चले तो देखेंगे ध्यान से, है ना। बेंजामाइड इनटू एनिलीन इन ए सिंगल स्टेप, बेंजीन के ऊपर CONH2 जब लगाएंगे तो बेंजामाइड बनेगा, बोलो CONH2 यहां लगाने वाले हैं। बोलो यहां पर ब्रोमीन प्लस बोलो एक्वस NaOH, हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी है, जिसमें शॉर्टकट देखा था कि CO को सीधा क्या कर दिया था अपन ने, बोलो बाहर कर दिया था।
याद हो तो। और सीधा जो है बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, बेंजीन के ऊपर बोलो NH2 आ जाएगा, बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा बोलो NH2 आ जाएगा। इस तरीके की रिएक्शन हम लोगों ने देखी थी बोलो RCONH2, और बोलो इस तरीके से CO को अपन ने क्या कर दिया था, बाहर कर दिया था, याद हो तो, है ना। तो बोलो यहाँ क्या बना था, RNH2 बन गया था, 1 डिग्री एमाइन। बोलो हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो ध्यान से, ये पॉलीमर का नाम बताओ सबसे पहले तो। बिल्कुल स्ट्रक्चर बना के दिया है, तो हमको पता है कि ये बिल्कुल इथाइलिन ग्लाइकोल होता है, और ये बोलो टेरेप्थेलिक एसिड होता है ना। तो टेरिलीन बोलो, इसका स्ट्रक्चर जो है, ये जो स्ट्रक्चर है किसका होने वाला है बोलो, टेरिलीन का होने वाला है। टेरिलीन का स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा ही पॉलीमर होता है, बिल्कुल अपने को याद रखना है। स्ट्रक्चर मैंने सारे बनवा रखे हैं कॉपी के अंदर, बिल्कुल अपने को याद रखना है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, बोलो सैंपल ऑफ बेंजल्डिहाइड और बोलो एसिटाल्डिहाइड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय यूजिंग। ठीक है, देखो बेंजल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड को किस तरीके से अपन सेपरेट करेंगे, तो वो है बिल्कुल मिक्सचर ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन से, है ना। तो सबसे पहले फेलिंग रिएजेंट जो है उसके बारे में यदि अपन बात करें, तो फेलिंग रिएजेंट जो है दो पार्ट में होता है, एक पार्ट ए होता है, दूसरा पार्ट बोलो बी होता है। फेलिंग सॉल्यूशन के अंदर जो है एक्वस CuSO4 डॉट बोलो 5H2O, है ब्लू विट्रियल जिसको बोलते हैं, और दूसरा आता है इसके अंदर सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट जिसको हम लोगों ने रोचेल सॉल्ट बोला था, और साथ में NaOH आया था। ये दो पार्ट होते हैं। ठीक है, बोलो इसमें जब एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन हम लोग CH3CHO, जब एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन फेलिंग सॉल्यूशन के साथ कराते हैं, ठीक है, तो रेड कलर की PPT बनती है, बिल्कुल कंफर्म है। रेड PPT यहाँ बनने वाली है, जो किसकी बनती है बोलो, Cu2O की, है ना, Cu2O की। इसके बाद यदि बेंजल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करा दी जाए, बोलो बेंजल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करा दी जाए बोलो फेलिंग सॉल्यूशन की, तो बोलो उस केस में जो है यहाँ पे नो रेड PPT, कोई रेड PPT नहीं बनती है, कोई भी रेड PPT नहीं बनती है। तो इस तरीके से दोनों को क्या कर लिया जाता है, डिस्टिंग्विश कर लिया जाता है। जो रेड PPT देगा वो एसिटाल्डिहाइड, जो नहीं देगा वो बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन आया बोलो अपचायक शक्ति का बढ़ता क्रम, है ना। तो बढ़ता घटता क्रम अपने को ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। यदि एरो दिया गया है ना, तो जिधर मुंह खुला है वो ज्यादा होने वाला है। तो बोलो रिड्यूसिंग पावर जो है, रिड्यूसिंग पावर ज्यादा कब होगा, जब बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा, और जल्दी बॉन्ड टूटेगा तो जल्दी से हाइड्रोजन बाहर जाएगा, और जितने जल्दी से हाइड्रोजन दान होता है, डोनेट होता है, उसकी रिड्यूसिंग पावर जो है उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो चलो सबसे पहले NH3 लिख देता हूं, चलो है ना, इसको अरेंज कर लो ग्रुप में अपने अकॉर्डिंग। नाना पाटेकर ऐश्वर्या, बोलो नाना पाटेकर ऐश्वर्या इस तरीके से होने वाली है ना। SbS3 बोलो, और फिर बोलो लास्ट में BiS3। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसमें होती है, Bi में। तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग पावर जो है इसके पास होने वाला है, तो बिल्कुल ये ऑर्डर होने वाला है। तो देखो ध्यान से अरेंज करो, देखिए सबसे पहले है ना BiS3 बोलो, सबसे पहले E की रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा, तो E बोलो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, मतलब D और A तो खत्म हो गया, है ना। B और C में से कोई एक आएगा। उसके बाद बोलो देखें, उसके बाद बोलो SbS3, तो बोलो SbS3 मतलब A, तो A कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो बोलो आंसर क्या हो गया, B। बाकी आंसर खत्म हो जाएगा, है ना। देखते से अपना आंसर आ जाएगा, दो को अपन मैच किया है उससे अपना आंसर आ गया, बाकी तो ऑर्डर यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है क्या, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, CONH3 होल 4 NO2 होल ट्वाइस Cl, है ना। सबसे पहले जो है क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि ये जो है अपने को दिए हैं, कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और ऑप्शन नीचे बना के दिए हैं। ये जो कंपाउंड है कौन कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर रहा है ना, कौन कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, देखेंगे ध्यान से। ठीक है, सबसे पहले जो है एम्बिडेंटेड लिगेंड यदि कहीं भी दिया है ना, यदि एम्बिडेंटेड लिगेंड यदि कहीं दिया है, तो हम बोलेंगे वो लिंकेज आइसोमेरिज्म जरूर शो करेगा, है ना। लिंकेज आइसोमेरिज्म जरूर शो करेगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म, है ना। तो देखो देखे ये NO2 जो है, अच्छा एम्बिडेंटेड लिगेंड कौन कौन से होते हैं ये भी लिख देता हूं, चलो। एक होता है NO2 माइनस, एक होता है CN माइनस, एक होता है HCN माइनस। इनके पास दो डोनर एटम होते हैं, एक टाइम में एक ही एटम अपने लोन पे डोनेट करता है। ठीक है, तो देखो बोलो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करता है, क्योंकि NO2 दिख रहा है तो लिंकेज बिल्कुल शो करेगा, मतलब B तो आएगा, B यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, इन दोनों में नहीं आ रहा, मतलब ये दोनों खत्म हो गए। मतलब A और B में से कोई एक आंसर आने वाला है, A और B में से कोई एक आंसर आने वाला है।
तो देखो ध्यान से, ए और बी में से कोई एक आंसर आएगा, देखेंगे ध्यान से। अब इसके अलावा जो है और कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं करेगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन में 2 कॉम्प्लेक्स आते हैं, है ना। इसके अलावा जो है सॉल्वेट भी नहीं करेगा क्योंकि वाटर नहीं है। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म देखो ध्यान से, क्या ये शो हो रही है कि देखो, तो ये NO2 बाहर जा सकता है, Cl अंदर आ सकता है, मतलब आयन लिगेंड का काम कर सकता है और लिगेंड आयन का काम कर सकता है, बिल्कुल। आयोनाइजेशन भी शो हो जाएगी, बोलो तो बोलो ये बी और बोलो डी, है ना, बी और डी, है ना, बी और डी शो हो जाएगा। और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो इसको कन्वर्ट करो तो कि ये M हो जाएगा, ये A4 हो जाएगा और ये बोलो क्या हो जाएगा, B2, मतलब ये वाला कंपाउंड ऑक्टाहेड्रल है और बिल्कुल ये GI शो करता है। तो EB जो होने वाला है तो बोलो B, D और E, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए फिर आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पोटेशियम रुबिडियम, बोलो एस ब्लॉक का क्वेश्चन आ गया। ये 11th का क्वेश्चन है, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा मिक्स है 11th के साथ में, ठीक है। बोलो लिथियम होता है, जैसे मान लो सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, रुबिडियम होता है और बोलो सीजियम होता है ना। तो ये Li2 ऑक्साइड बनाता है, ये Na2O2 दोनों बनाता है, सुपर पर ऑक्साइड और ऑक्साइड बनाता है, KO2 सुपर ऑक्साइड, RbO2 सुपर ऑक्साइड, CSO2 सुपर ऑक्साइड। ये तीनों क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। सुपर ऑक्साइड मतलब बोलो O2 माइनस होने वाला है, आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है। सिंपल, बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते लगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, PKB, है ना। देखो ध्यान से देखो, एक्वस सॉल्यूशन है ना, PKB की वैल्यू, है ना। देखो सबसे पहले तो बेसिसिटी जो है या बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करें, है ना। बेसिक स्ट्रेंथ जो है KB के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और PKB के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। KB के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और PKB के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। PKB कम से कम मतलब किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो हमको पता है यार, है ना। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हम लोगों ने ऑर्डर लिखा था, है ना। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जब R जो है वो क्या रहे, बोलो CH3, तो उस केस में 213 और 0 हम लोगों ने लिखा था। तो 2 मतलब 2 डिग्री एमाइन, फिर बोलो 1 डिग्री एमाइन, फिर 3 डिग्री और फिर बोलो लास्ट में अमोनिया था, ठीक है। तो 2 डिग्री एमाइन सबसे ज्यादा बेसिक था, तो सबसे लोवेस्ट PKB जो है वो किसका होने वाला है, 2 डिग्री का, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, A, क्योंकि CH3 अपना क्या है, R है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि अपन चले तो देखो ध्यान से, है ना। एल्डिहाइड इज यूज्ड टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, बिल्कुल बायोलॉजिकल स्पेसिमेन में जो है 40% फॉर्मेल्डिहाइड का यूज किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिन बोलते हैं। याद करने वाला क्वेश्चन है, लर्निंग वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन शो दैट ग्लूकोज कंटेन्स 5 OH ग्रुप, ठीक है। 5 OH ग्रुप कौन शो करता है, कौन सी रिएक्शन शो करती है, तो एसिडिक एसिड या एसिडिक एनहाइड्राइड जो है ना, एसिडिक एनहाइड्राइड जो है बिल्कुल ये रिएक्शन शो करने वाली है ना। जितने OH है वो सारे OH जो है एसिटाइल ग्रुप से क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं और पेंटा एसिटेट बन जाता है, ठीक है। क्योंकि जितने OH रहेंगे तो पता लगे 5 एसिटेट ग्रुप लगे हैं, मतलब 5 OH है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, है ना। ये रिएक्शन मैंने नोट्स में भी लिखवाई है ना, एकदम नोट्स के अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, देखो IUPAC नेम बताना। देखो IUPAC नेम देखो, IUPAC नेम के अंदर देखो सबसे पहले जो है PCC का सिलेक्शन कर लेंगे, नंबरिंग में 1 2 3 4 और ये बोलो 5 कार्बन है तो पेंट लिखा जाएगा, है ना। बोलो उसके बाद पेंट के बाद बोलो 2 नंबर की पोजीशन बोलो इन, मतलब ये इन मतलब डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। और कितने यहाँ पे इसका सफिक्स क्या हो जाएगा, अल, है ना। तो पेंट 2 इन अल, है ना। तो बोलो आंसर क्या हो गया, A। बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल टाइप का, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, देखो फॉर द इक्विमोलल सॉल्यूशन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ये बात तो अपने को पता होगी, ऑस्मोटिक प्रेशर जो पाई से अपन डिनोट करते हैं, बोलो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I, वांट ऑफ फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर बोलो कितने पार्टिकल मिलेंगे, 4, है ना। यहाँ कितने पार्टिकल मिलने वाले हैं, बोलो 3, है ना। यहाँ 3 मिलने वाले हैं, यहाँ कितने मिलेंगे, बोलो 2, यहाँ कितना मिलेगा, बोलो 1, और यहाँ 1 से कम, मतलब क्योंकि यहाँ तो एसोसिएशन होगा, है ना। बाकी में डिसोसिएशन हो रहा है, ग्लूकोज वाले में नो डिसोसिएशन नो एसोसिएशन, ठीक है ना। सबको एक तरीके से अपन एक नॉलेज के हिसाब से, जनरल नॉलेज के हिसाब से सोल्व करना है, स्ट्रॉन्ग बेस कुछ दिया नहीं अपने को, है ना। तो देखो सबसे ज्यादा पार्टिकल किसमें मिलने वाले हैं, बोलो E के अंदर, है ना। तो E के अंदर यदि मिलने वाला है तो E सबसे ज्यादा होगा, बोलो तो E कहाँ आ रहा है, बोलो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, मतलब B
और डी ऑप्शन तो खत्म हो गया है ना। उसके बाद देखो कौन आएगा, बी, है ना। तो बोलो बी कहाँ आ रहा है, बोलो बी तो यहाँ आ रहा है ना। बी यहाँ आ रहा है मतलब यहाँ नहीं है, मतलब ये आंसर हो जाएगा, बाकी खत्म हो जाएगा। मतलब एक दो को मिलाने से ही अपना आंसर आ जाएगा, ज्यादा कंफ्यूज होने ही नहीं है, एक दो को मिलाने से ही अपना आंसर आ जाने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को जितने शॉर्ट में अपन खत्म करेंगे उतने अपने लिए आसान होगा, है ना। टारगेट क्वेश्चन को जो है कम से कम समय में अपने को कम से कम टाइम में क्वेश्चन को खत्म करना है। ठीक है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ डीएनए डज नॉट यील्ड, है ना। तो देखो ध्यान से, फॉस्फोरिक एसिड बिल्कुल होता है डीएनए में, पेंटोस शुगर होती है, नाइट्रोजन बेस होता है ना, ये तीनों बिल्कुल होने वाले हैं। ये उसके अंदर अपने को नहीं मिलेगा, है ना, सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस करके तो ये बिल्कुल यील्ड में अपने को नहीं मिलने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, कोई बात नहीं, देखो ध्यान से क्वेश्चन को देखो, है ना। केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है ना, रासायनिक बल गतिकी जिसको अपन बोलते हैं। देखो ध्यान से, है ना। सबसे पहले हाफ लाइफ पीरियड के बारे में बात करें। ठीक है, तो हाफ लाइफ पीरियड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर में बोलो 1 - n होता है। n मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। देखो इट इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, है ना। जो हाफ लाइफ पीरियड है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जब यहाँ क्या रखा जाएगा, जीरो, तो बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हाफ लाइफ पीरियड। तो बिल्कुल ये बात तो करेक्ट हो गई, है ना। ए स्टेटमेंट कैसा है, करेक्ट है। हाफ लाइफ पीरियड जो है उसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए जो है यूज किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है ना, बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मुझे बात पता है कि जैसे यहाँ पे टी हाफ जो है ना, ये बिल्कुल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है और ये टी हाफ है ना, तो बिल्कुल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों में रिलेशन है ना। तो यहाँ से अपन बिल्कुल कहीं ना कहीं जो है, यदि अपने को एक ही फॉर्मूले के अंदर दोनों दिखते हैं तो हम बोलेंगे बिल्कुल यूज किया जा सकता है। ठीक है, देखो बिल्कुल यूज किया जा सकता है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर देखो हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। बिल्कुल हाफ लाइफ पीरियड जो है फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 0.693, है ना, और डिवाइड में क्या है के, रेट कांस्टेंट होने वाला है। तो बोलो बिल्कुल इसमें हाफ लाइफ पीरियड वाले फॉर्मूले में जो है कंसंट्रेशन कहीं भी नहीं है, इंडिपेंडेंट है, मतलब डिपेंड नहीं करता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी कैसा हो जाएगा, करेक्ट। उसके बाद देखो कैटालिस्ट जो है डज नॉट अफेक्ट हाफ लाइफ टाइम पीरियड, है ना, मतलब कैटालिस्ट जो है हाफ लाइफ पीरियड को अफेक्ट नहीं करता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, कैटालिस्ट जो है हाफ लाइफ पीरियड को अफेक्ट करता है, क्योंकि कैटालिस्ट के कारण जो है रेट ऑफ रिएक्शन बदल जाती है, और रेट ऑफ रिएक्शन के बदलने से रेट कांस्टेंट बदल जाता है, और रेट कांस्टेंट के बदलने से कहीं ना कहीं हाफ लाइफ पीरियड बदल जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल ये बात अपने को याद रखना है कि ये बात क्या हो गई, गलत हो गई। मतलब ए, बी और सी तीनों पॉइंट कैसे होने वाले हैं, करेक्ट। तो ए, बी और बोलो सी, आंसर सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आंसर सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो पैराग्राफ जो है ध्यान से एक बार रीड कर लो, है ना। पैराग्राफ एक बार ध्यान से रीड कर लो, हिंदी इंग्लिश दोनों में रीड कर लेंगे। ठीक है, और सीधा पर क्वेश्चन में आएंगे। हमको ये बात पहले से पता है कि क्वेश्चन में और जो अनसीन पैसेज जो अपने को दिया गया है ना, इसमें कोई रिलेशन जनरली नहीं होता है ना, कोई रिलेशन मतलब अपने को मिलता नहीं कि क्वेश्चन अपने को पैसेज से बन जाए। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन दिया है आउट ऑफ मिल्क, आइसक्रीम, बटर और लेमोनेड, है ना। आइडेंटिफाई द वन विच इज नॉट अ कोलाइड। कौन कोलाइड नहीं है, तो बिल्कुल नींबू पानी जो है, लेमोनेड जो है, नींबू पानी जो है, ये कोलाइड नहीं है, क्योंकि मिल्क है, क्लाउड है, बटर है। मतलब जैसे लेमोनेड नहीं सुना है, लेकिन अपने को ये तो पता है कि ये एग्जांपल अपने कॉपी के अंदर लिखे ये कोलाइड है, इसका मतलब ये नहीं होने वाले हैं, है ना, ये नहीं होगा, बिल्कुल लेमोनेड जो है नींबू पानी नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो आएगा आर्गिरोल, है ना। हम लोगों ने लिखा था आर्गिरोल पोर्टारजेल, है ना। ये मेडिसिन जो है सबसे पहली एप्लीकेशन ये थी कोलाइडल सॉल्यूशन की। देखो तो बोलो आई लोशन में इसका यूज किया जाता है, सीधा आंसर सी, है ना, सीधा आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। चलिए द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन इज अकम्पनीड बाय, है ना। तो एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है, पार्टिकल बिल्कुल एक जगह क्या हो जाता है, इकट्ठे हो जाते हैं, है ना। तो उस केस में हम बोलते हैं कि एंट्रोपी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एंट्रोपी कम होना मतलब रैंडमनेस का कम होना, है ना। रैंडमनेस मतलब जो अव्यवस्था होती है वो कम हो जाती है ना। तो बोलो यहाँ पे ध्यान से देखो, एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, डिक्रीज इन एंट्रोपी, आंसर क्या हो जाएगा, बी, है ना। रैंडमनेस कम होगी तो एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, देखो इन कोगुलेशन ऑफ पॉजिटिव सोल द फ्लोकुलेटिंग पावर विल बी इन द ऑर्डर। ठीक है, तो देखो ध्यान से, पॉजिटिव सोल के लिए अपने को फ्लोकुलेटिंग पावर या कोगुलेटिंग पावर बताना है। हार्डी-शुल्ज़ लॉ के द्वारा बताया गया था, वैलेंसी जितनी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा चार्ज होगा हम बोलेंगे उसकी पावर उतनी ही ज्यादा होगी। तो बोलो सबसे ज्यादा चार्ज पॉजिटिव सोल के लिए -4 है, सबसे ज्यादा पावर इसी की होगी, बोलो सी सी सी, ये तीनों में से होगा, ये खत्म हो गया। फिर उसके बाद बोलो PO4 3- मतलब ए आएगा, तो ए
मतलब सी भी खत्म हो गया, उसके बाद बोलो डी, तो बोलो डी कहाँ आ रहा है, बताओ डी कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है ना, और सबसे लास्ट में बी, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, चलो नेक्स्ट देखो, इन द गिवन रिएक्शन कैटालिस्ट यूज्ड इज, ठीक है, इसमें जो कैटालिस्ट आता है ना, इसमें जो कैटालिस्ट आता है सीधा सीधा आंसर अपने को याद रखना है प्लेटिनम, सीधा आंसर क्या आएगा, प्लेटिनम, प्लेटिनम की प्रेजेंस में ही जो है ये रिएक्शन होने वाली है। ठीक है, प्लेटिनम की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होने वाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखो ना, फिर से पैसेज वाला क्वेश्चन आया है ना, एक बार पैसेज को रीड करेंगे सभी लोग, है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है ना, एक बार पैसेज को रीड कर लेंगे सभी ध्यान से, है ना, और फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन की ओर आते हैं ना। क्वेश्चन देखो, देखिए ध्यान से, स्कैंडियम की ऑक्सीकरण अवस्था ना, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो बिल्कुल स्कैंडियम जो है बिल्कुल +3 में होता है ना, बिल्कुल स्कैंडियम जो है किसी कंपाउंड के अंदर +3 में ही पाया जाता है ना, ये बिल्कुल फिक्स होने वाला है, बिल्कुल अपने को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन आया देखो, Fe shows extra stability as Fe3+ ड्यू टू, है ना, ध्यान से देखो, यदि Fe3+ के बारे में बात करें तो एटॉमिक नंबर 26 होता है, तो 4s2 आएगा और 3d6 आएगा, है ना, बोलो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करें तो ये खत्म हो चुका है, और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या बचेगा, बोलो 3d, है ना, 3d5 बचेगा, है ना, 3d5 के कारण ये क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। बोलो Fe3+ के अंदर बिल्कुल d5 होने वाला है ना, बिल्कुल क्या होने वाला है, d5 होने वाला है, बिल्कुल आंसर आ गया अपना। ठीक है, नेक्स्ट बात करो, देखिए नेक्स्ट देखो, बिल्कुल ये रेडॉक्स रिएक्शन वाला केस है ना, और मैंने बोला था कि रिएक्शन दी गई हो तो हीट एंड ट्रायल मेथड अपने को बिल्कुल शॉर्टकट पहले उसी का यूज करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यदि अपन बात करें तो एक्स की वैल्यू अपने से पूछी गई है, एक्स 2 जगह आ रहा है ना, तो ऑक्सीजन से मैं इसको बैलेंस करने जा रहा हूँ, है ना, ऑक्सीजन से यदि अपन बैलेंस करें तो टोटल ऑक्सीजन इधर काउंट करो, टोटल ऑक्सीजन उधर काउंट करो। ठीक है, फिर अपन एक एक ऑप्शन रख के अपन चेक कर लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16, है ना, तो 16, है ना, और ये बोलो 7 × 2 = 14, है ना, इधर कितने ऑक्सीजन हो रहे हैं काउंट कर लो पहले, है ना, तो ये कितने हो गए, बोलो 16 और 14, बोलो ये 4 इधर रख दिए तो अपने कितने हो गए, 20, और ये 30 हो गए, है ना, ऑक्सीजन कितने हो गए, इधर 30 हो गए, है ना, इधर बताओ देखिए इधर कितने ऑक्सीजन हो गए, है ना, तो इधर बोलो 3 × 2 = 6, 6 तो ये हो गए, और 8 × 2 = 16, है ना, 8 × 2 = 16, बोलो ये ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, है ना, ये हो जाएंगे 22 ऑक्सीजन। ठीक है, बिल्कुल ऐसे होने वाला है। ठीक है, अब देखो मैं पहला ऑप्शन रखता हूँ, यदि मैं पहला ऑप्शन क्या रखता हूँ, 2, है ना, पहला ऑप्शन मान लो मैंने यहाँ 2 रखा, है ना, 2 रखा, और यहाँ भी क्या रखा, 2, तो इधर कितने ऑक्सीजन आ गए बताओ, ये 3 × 2 = 6, है ना, तो 30 तो पहले के ही है मेरे पास, और 6 ही है ना, तो कितने हो जाएंगे, बोलो 36, है ना, इधर भी बताओ, देखिए इधर बताओ, पहले से मेरे पास कितने हैं, 22, पहले से मेरे पास कितने हैं, 22, और यहाँ बोलो 4 × 2 = 8, है ना, तो 8 अपन ने ये रखा, तो टोटल कितने हो गए, बोलो 30, मतलब पहला ऑप्शन नहीं आएगा, है ना। अब इसका जो आंसर है ना वो सीधा सी आंसर है, मैं सीधा सी से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। देखो हीट एंड ट्रायल मेथड के लिए, ठीक है, आपने को देख के ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, ठीक है, मैं एक तुमको तरीका बता रहा हूँ, है ना। देखो अब यदि मान लो मैं यहाँ कितना रखता हूँ, 8 रखता हूँ, है ना, यहाँ भी क्या रखता हूँ, 8, है ना। तो देखो 30 तो पहले के थे मेरे पास, 8 × 24, है ना, 8 × 24, है ना, तो ये कितने हो जाएंगे, 54 ऑक्सीजन, है ना। यहाँ बोलो 22 तो पहले के थे, है ना, और जब यहाँ रखा तो 8 × 4, है ना, ये हो जाएगा 32, ठीक है, 32 हो गया। अब इसको एक बार प्लस करो तो कितना हो रहा है ना, ये भी कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो दोनों तरफ ऑक्सीजन कैसे आ गए बराबर, मतलब आंसर अपना क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। मतलब इस तरीके से अपने को हीट एंड ट्रायल मेथड लगा के क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है, ठीक है। मतलब एटम को बैलेंस कर लेंगे तो अपना आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Cr2+ अपचायक है लेकिन Mn3+ प्रकृति में ऑक्सीकरण कर रहा है ना, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, बिल्कुल बात सही है ना। तो बिल्कुल Cr2+ जो है उसके बारे में अपने को पूछा है ना, ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज किसमें होगा, फ्रॉम कहां से कहां तक जाएगा। तो Cr2+ जो है जब रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट होने वाला है ना, तो बिल्कुल ये अपचायक होने वाला है जो इलेक्ट्रॉन दाता होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन दाता मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर होने वाला है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, है, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बोलो ये Cr3+ में जा सकता है ना। जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करूं, क्रोमियम+2 के बारे में, है ना, क्रोमियम+2 के बारे में, तो बोलो ये 24 होता है ना, ये क्या होता है, बोलो 24 होने वाला है। तो बोलो एक्सेप्शन वाला केस है 4s1, और ये क्या होगा, बोलो 3d5, क्या होगा, 3d5 होगा, ठीक है।
2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो ये खत्म हो गया, एक और इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा तो बचेगा क्या इसके पास, है ना, Cr2+ के पास जो है क्या बचेगा, 3d4 बचेगा, है ना, क्या बचेगा, 3d4। अब जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये किस में जाएगा, D3 की ओर ही जाएगा, है ना, या D2 की ओर जाएगा, D1 की ओर जाएगा, ठीक है, मतलब 4 से कम की ओर जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं। तो बोलो D4 से D3, है ना, इस तरीके से एक ही ऑप्शन अपने पास, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ना, एम्बिडेंटेड लिगेंड अमंग द फॉलोइंग इज, है ना, देखो एम्बिडेंटेड लिगेंड कौन कौन से हैं, बोलो NCS होता है, SCN होता है, सीधे नोट्स में लिखा हुआ है, और NO2 होता है ना, A, है ना, और C और E, A, C और E, है ना, आंसर क्या हो गया, A, है ना, AC और E हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां तक मेरे हिसाब से सभी को बात क्लियर हो गई होगी, है ना। तो आज जो है अपना ये पेपर का जो सॉल्यूशन है ये भी कंप्लीट होता है ना। इसमें फिर भी यदि कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, है ना, कोशिश करूंगा कि उसका आंसर दे पाऊं, ठीक है। थैंक यू सभी को।